सोचिए एक ऐसा पल जब इतिहास खुद ठहर गया हो और दुनिया एक फैसले का इंतजार कर रही हो। ढाका का एक विशाल मैदान, हजारों लोगों की मौजूदगी और बीच में एक टेबल जिस पर रखा है एक कागज, एक साइन और सब कुछ बदल जाएगा। साल 1971। ये वही साल है जब दुनिया ने देखा इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने अपने हथियार डाल दिए। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक हार की नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी है कई सालों की राजनीति, संघर्ष और असंतोष। इस कहानी की शुरुआत होती है 1947 से, जब भारत आजाद हुआ और साथ ही हुआ उसका विभाजन। इसी विभाजन से बना पाकिस्तान, जो दो हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्व पाकिस्तान। दोनों के बीच लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी थी और बीच में पूरा भारत। ये दूरी सिर्फ भौगोलिक नहीं थी, ये दूरी थी भाषा की, संस्कृति की और पहचान की। पूर्व पाकिस्तान के लोग खुद को उपेक्षित महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। धीरे धीरे ये असंतोष बढ़ता गया, लोगों के मन में गुस्सा जमा होने लगा। और फिर आया 1970 का चुनाव, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। पूर्व पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। ये उनके लिए उम्मीद की किरण थी। लेकिन जब उन्हें सत्ता नहीं दी गई तो ये उम्मीद टूट गई। और जब उम्मीद टूटती है तो गुस्सा भड़क उठता है। लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध शुरू हो गया। हालात धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर होने लगे। यह सिर्फ एक राजनीतिक संकट नहीं था, बल्कि एक आने वाले बड़े तूफान की शुरुआत थी। 25 मार्च 1971 की रात। ये वो रात थी जिसने इतिहास को खून से लिख दिया। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। इसका उद्देश्य था विद्रोह को खत्म करना, लेकिन जो हुआ वो मानवता के खिलाफ था। रात के अंधेरे में टैंक सड़कों पर उतर आए, लोगों को उनके घरों से बाहर निकाला गया। बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाई गईं, गांवों को जला दिया गया। हर तरफ चीखें थीं, हर तरफ डर था। हजारों निर्दोष लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अत्याचार था जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। अब लोगों के पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, भागना, अपनी जान बचाने के लिए। और उनका रास्ता जाता था भारत की ओर। सीमा पर लाखों लोगों की भीड़ जमा हो गई। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सब कुछ छोड़कर आए थे। भूखे, थके हुए, डरे हुए। लगभग 10 करोड़ शरणार्थी भारत में प्रवेश कर चुके थे। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। इतने बड़े पैमाने पर लोगों को संभालना आसान नहीं था। आर्थिक और सामाजिक दबाव तेजी से बढ़ रहा था। भारत ने दुनिया से मदद मांगी, लेकिन कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिली। और तब भारत ने फैसला किया, अब सिर्फ देखना नहीं, अब कार्यवाही करनी होगी। यह सिर्फ एक देश का मामला नहीं था, ये इंसानियत का सवाल बन चुका था। 3 दिसंबर 1971 शाम का समय था। अचानक आसमान में लड़ाकू विमानों की आवाज गूंज उठी। पाकिस्तान ने भारत के कई एयरबेस पर हमला कर दिया। यह कोई साधारण हमला नहीं था, ये एक खुली जंग का ऐलान था। और इसी के साथ 1971 का युद्ध शुरू हो गया। लेकिन पाकिस्तान शायद ये नहीं जानता था कि भारत पूरी तरह तैयार बैठा है। हमले के कुछ ही घंटों के भीतर भारत ने जवाब दिया, और ये जवाब तेज, सटीक और सुनियोजित था। भारतीय सेना ने एक साथ तीनों मोर्चों पर हमला शुरू किया। थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों का एक ही लक्ष्य था, ढाका। भारतीय वायुसेना ने सबसे पहले दुश्मन के आसमान पर कब्जा जमाया। पाकिस्तानी एयरफोर्स को उड़ने का मौका ही नहीं मिला। हर रनवे, हर एयरबेस लगातार हमलों की चपेट में आ गया। कुछ ही दिनों में आसमान पूरी तरह भारत के नियंत्रण में था। समुद्र में भारतीय नौसेना ने एक बड़ा कदम उठाया। कराची पोर्ट को निशाना बनाया गया। तेज हमले, आग के गोले और तबाही। समुद्री रास्ते बंद कर दिए गए।
अब पाकिस्तान के पास कोई सप्लाई लाइन नहीं बची थी और जमीन पर भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। लेकिन इस बार रणनीति अलग थी। ये कोई पारंपरिक युद्ध नहीं था, ये एक लाइटनिंग कैंपेन था, तेज, अप्रत्याशित और घातक। भारतीय सेना ने बड़े शहरों को नजरअंदाज किया। उन्होंने दुश्मन को उलझाने के बजाय सीधे उसके दिल पर वार करने का फैसला किया। लक्ष्य साफ था, ढाका। एक जवान कीचड़ भरे रास्ते पर चलते हुए अपने साथी से कहता है, बस कुछ ही दिन और। उनकी वर्दी गंदी थी, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में जीत का भरोसा साफ दिखाई दे रहा था। इस दौरान मुक्ति वाहिनी ने भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अंदर से हमला किया, पुल उड़ाए, सप्लाई रोकी और दुश्मन को कमजोर किया। भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी का यह तालमेल युद्ध का रुख बदल रहा था। दिन बीतते गए और हालात तेजी से बदलते गए। पाकिस्तानी सेना धीरे धीरे घिरती जा रही थी। उनकी सप्लाई खत्म हो रही थी, गोला बारूद कम पड़ने लगा था, खाने तक की कमी होने लगी थी। कम्युनिकेशन टूट चुका था, रेडियो साइलेंस, कोई स्पष्ट आदेश नहीं, कोई मदद नहीं, बस अनिश्चितता। एक पाकिस्तानी सैनिक आसमान की ओर देखता है, जहां अब सिर्फ भारतीय विमानों की आवाज गूंज रही थी, और धीरे से कहता है, क्या अब सब खत्म हो गया? ढाका अब दूर नहीं था। भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। हर दिन, हर घंटे दूरी कम हो रही थी। और अब पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से घिर चुकी थी, चारों तरफ से। कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं। यह साफ हो चुका था कि यह युद्ध अब ज्यादा देर नहीं चलेगा। अंत बहुत करीब था। 16 दिसंबर 1971, ढाका। वो दिन जब इतिहास लिखा गया। रामना रेस कोर्स मैदान, हजारों लोगों की मौजूदगी, एक टेबल, 2 जनरल और एक फैसला। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी। 93,000 सैनिक अपने हथियारों के साथ खड़े थे, लेकिन इस बार लड़ने के लिए नहीं, बल्कि सरेंडर करने के लिए। जनरल नियाजी ने धीरे धीरे उस कागज को उठाया। उनके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। यह सिर्फ एक साइन नहीं था, यह एक युग का अंत था। और फिर उन्होंने साइन कर दिया, और उसी के साथ इतिहास बदल गया। 93,000 सैनिक युद्धबंदी बन गए। दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण दर्ज हो गया, और एक नया देश जन्म लेता है, बांग्लादेश। लाखों लोगों को आजादी मिली, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। 1971 का ये युद्ध हमें सिखाता है कि युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं जीते जाते। रणनीति, समय और जनता का समर्थन, यही असली ताकत होती है। जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो इतिहास बदल जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए जुड़े रहें।